नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी में। आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। असम विधानसभा चुनावों का शोर तेज होता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और उसके सहयोगी इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर कर पाएंगे। पिछले कई सालों में बीजेपी ने राज्य में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, लेकिन विपक्ष भी सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा है। कांग्रेस अपनी छवि सुधारने और पुराने गठबंधनों को मजबूत करने में लगा है। हालांकि वोट बैंक, स्थानीय मुद्दे और सामाजिक समीकरण जैसी चुनौतियां अभी भी उनके सामने हैं। आज हम बात करेंगे कि असम में कांग्रेस के लिए कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं और क्या ये बीजेपी की मजबूत दीवार को तोड़ पाएंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जितेंद्र चौहान जी। स्वागत है सर स्टेट मिरर हिंदी पर। धन्यवाद अवनीश। सर, मेरा सबसे पहला यही सवाल है कि असम कांग्रेस के सामने बड़ी समस्या ये है कि वो विपक्ष को कैसे एकजुट कर पाता है। देखिए, ये बड़ा ही सोच विचार करने वाला एक सवाल है। विपक्ष को कैसे एकजुट करेगा? कांग्रेस पार्टी अपने आप को एकजुट करे, पहले सबसे बड़ा सवाल तो वही है। क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम जो सीनियर स्तर के लीडर हैं, चाहे वो सेंटर में हो या स्टेट में हो, वो किस तरीके से कांग्रेस से समय के अनुसार अलग होते चले गए हैं। हमने उसका नज़ारा देखा भी है। कई बड़े नेता नाम ऐसे हैं जो सेंटर कांग्रेस के चले गए हैं बीजेपी के खेमे में, या फिर उन्होंने कांग्रेस का रास्ता छोड़ दिया है। यही हालात कुछ स्टेट कांग्रेस का भी है, असम में। वहाँ पर भी कई सारे ऐसे जो स्थानीय नेता थे, कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता माने जाते थे, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो पार्टी है उसको छोड़कर अलग हो चुके हैं। अब चूंकि सत्ता से 10 साल से वो बेदखल हैं, हमने देखा है असम में, और बीजेपी हो वे काबिज है। बीजेपी लगातार अपनी ज़मीन को बेहद मजबूत करते जा रही है, और हेमंत बिस्वा शर्मा एक ऐसा नाम बन गए हैं असम की राजनीति में जो कि बहुत मजबूत माना जा रहा है। उनका कोई तोड़ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि तोड़, ये कहना राजनीति में बड़ा अटपटा सा लगता है कि किसी का तोड़ नहीं है, लेकिन तोड़ सबका होता है। हाँ, मुद्दों के लिए अगर देखा जाए तो हेमंत बिस्वा शर्मा इस टाइम जो मुद्दे उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो असम की आम जनता है उसको कहीं ना कहीं अटैक कर रहे हैं, उनको अपने फेवर में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो कैसे कर रहे हैं? आपने सुना होगा अवनीश कि किस तरीके से वहाँ पर जो मुस्लिम समाज है, जो खासतौर से बांग्लादेश का माइग्रेटेड मुसलमान वहाँ पर रहता है, या जितने भी मुसलमान रहते हैं, उनको मियाँ कहा जाता है। और मियाँ को किस तरीके से बिस्वा शर्मा टारगेट कर रहे हैं, सबने देखा है। तमाम बयान ऐसे आए हैं जो सीधे सीधे कटाक्ष कर रहे हैं उस समाज पर। उन्होंने कहा कि कोई मियाँ अगर आपसे 5 रुपये मांगे तो 4 रुपये दो उसको इतना मजबूर कर दो कि वो छोड़ के चला जाए असम को। और इसी बात को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पकड़ा है, दूसरे जो राजनीतिक दल हैं वहाँ के उन्होंने पकड़ा है। AIMM जो कि पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है वहाँ पर, उन्होंने पकड़ा है इस मुद्दे को। तो कहीं ना कहीं सभी जानते हैं कि इस वक्त असम में राजनीति जो चल रही है, जो पैटर्न है, वो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के ऊपर है। हमने पहले भी आपको बताया अवनीश कि किस तरीके से जो कांग्रेस है वो उस वोट बैंक को अपने साथ इंटैक्ट करना चाहती है, लेकिन दूसरी तमाम जो पार्टियां हैं वो भी उस बैंक के ऊपर अपनी नजर गड़ाए बैठी हुई हैं। आपने जो सवाल किया था कि क्या कोई तोड़ है, उनका तोड़ तो मुझे लगता नजर आ नहीं रहा है। और कांग्रेस भले ही अपना को मजबूत करने का प्रयास जरूर कर रही है, क्योंकि उनको ये लगता है कि बीजेपी के अंदर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हो गई है। और जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे NRC का मुद्दा हमने पहले देखा है, असम में खूब चर्चा में रहा था। अभी SIR का मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा है। फिर घुसपैठी का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। सबसे ज़्यादा चर्चा उसी बात की हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में अवनीश, ये हमें सोचना होगा कि क्या जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार राजनीतिक दल, वो सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर लड़ेंगे? क्या डेवलपमेंट का मुद्दा कहीं गौण हो गया है? क्योंकि हम देखते हैं जो चुनाव, विधानसभा का चुनाव होता है, वो क्षेत्र का चुनाव होता है, एक विधानसभा का चुनाव होता है कि 40-50 किलोमीटर के दायरे में आती है। वहाँ की आम जनता की समस्या का चुनाव होता है। लेकिन इससे इतर कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो इस टाइम देखने में आ रही है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य वहाँ के राजनीतिक दल हों। सर, देखे होंगे कि असम के साथ कई राज्यों में चुनाव, लेकिन जो सियासी पाराहाई है सबसे ज्यादा असम में है। लेकिन आपने एक बयान, जो आपने बात कही अभी कि कांग्रेस गठबंधन को मजबूत करने से पहले अपने आप को मजबूत पार्टी के अंदर मजबूती लाए। और आप देखे होंगे कि जब गौरव गोगोई को नियुक्त किया गया था प्रदेश अध्यक्ष, तब भी कुछ कांग्रेस के बड़े नेता विरोध कर रहे थे इसका, कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि कई रिपोर्ट्सों में दावा किया गया है। तो क्या इसीलिए प्रियंका गांधी को वहां पर कमान दी गई है कि जनता के बीच और जो वरिष्ठ नेता उनके बीच ये संदेश जाए कि गांधी परिवार के लूप में ही असम का चुनाव होगा और गांधी परिवार का ही यहाँ रहेगा सब कुछ दबदबा, मान लीजिए? देखिए अवनीश, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही रची हुई पार्टी है पूरी तरीके से। चाहे वो सेंटर की बात कर लें या स्टेट पॉलिटिक्स की बात कर लें, घूम फिरकर गाड़ी गांधी परिवार के पास ही आ जाती है। राहुल गांधी और जो गौरव गोगोई हैं उनकी दोस्ती सब जानते हैं, बेहद करीबी हैं। लेकिन वहाँ पर राहुल गांधी को आगे नहीं किया गया है।
किसको आगे किया गया है? प्रियंका गांधी को। और क्यों आगे किया गया है? अभी हाल ही में बिहार के चुनाव संपन्न हुए हैं, हमने देखा है कांग्रेस में जो राहुल गांधी ने वहां पर बहुत यात्राएं की, ठीक, एसआईआर को लेकर बहुत सारी यात्राएं की, जनता के बीच गए, तेज प्रताप यादव के साथ मिलकर आरजेडी का चुनाव लड़े, लेकिन हालात क्या रहे सबके सामने हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं और रसतल में चली गई है वहां पर। और जो आरोप लगे थे उन पर यह लगा था कि जो पीसीसी है बिहार की प्रदेश कमेटी है, उन्होंने टिकट बंटवारे में सही तरीके से अपनी मनमानी की, अपने जान पहचान के लोगों को टिकट दे दिया। वहां पर जो स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस की होती है, जो तय करती है किसको चुनाव में टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो तय करती है। वहां पर स्क्रीनिंग कमेटी पर तमाम सवाल उठाए गए, क्योंकि वहां पर स्क्रीनिंग कमेटी में कोई भी गांधी परिवार का सदस्य नहीं था। ऐसे में और ये आरोप भी लगे कि जो स्क्रीनिंग कमेटी में लोग थे भी, उन्होंने अपने फेवर के लोगों को टिकट दी है, जिनको दिया जाना चाहिए था उनको नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं पक्षपात वहां पर उनका कहना था कि वहां पर हुआ है, और यही कारण है कि कांग्रेस वहां पर बिल्कुल रसातल में चली गई है, गर्त में चली गई है। और राहुल गांधी ने जब वहां पर उसका मीटिंगें की, तो राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की थी कि बिहार में इस बार जो टिकट बंटवारा हुआ था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ था। और यही कारण है कि अब कांग्रेस ने इस बात को बहुत पुख्ता करने का प्रयास किया है कि जो असम राज्य है, जहां कांग्रेस मजबूत मानी जाती है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी हमने देखा है जो नेक टू नेक फाइट थी अवनीश, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर से कांग्रेस हारी नहीं थी वहां पर, तो इसीलिए उन्हें पता है कि वहां पर एक ज़मीन जरूर मजबूत है कांग्रेस की, इसीलिए उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए प्रियंका गांधी को लेकर आया गया है। क्योंकि हम सब जानते हैं स्टेट्स पॉलिटिक्स में आज की डेट में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, और प्रियंका गांधी का एक रुतबा ऐसा है कि जो महिलाओं के साथ कनेक्ट करती हैं। सब लोग जानते हैं कि इंदिरा की छवि लोग उनके अंदर देखते हैं, और हमने पहले के इतिहास में भी पढ़ा है कि किस तरीके से असम को लेकर इंदिरा गांधी ने तमाम बयान दिए थे मजबूत करने के लिए। जब सिलीगुड़ी कॉरिडोर काटने की बात आई, जब तमाम तरह के युद्ध हुए थे, तो असम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, और इंदिरा गांधी ने बड़ी भूमिका वहां पर निभाई थी। अब चूंकि प्रियंका गांधी को वहां पर लेकर आया गया है, उसका सीधा सीधा मकसद यही है कि स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने के जरिए कुछ ऐसे लोगों को सामने लेकर आए, टिकट ऐसे लोगों को दी जाए जो कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव जीत कर आए। और चूंकि मैंने जैसे पहले बताया कि पिछली बार के चुनाव में भी हमने देखा था कि महज 1 से 1.5% का जो मार्जिन था वो था कांग्रेस पार्टी की हार में। उसको पाटने के लिए उन्होंने प्रियंका गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे सरीखे नेता जो मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी पॉपुलर माने जाते हैं, और गौरव गोगोई खुद वहाँ के लोकल लीडर, तो ये 3 ऐसे नेताओं को वहाँ पर आगे किया है, जिससे कांग्रेस को लगता है कि वो अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस पा सकते हैं। लेकिन इतना आसान होने वाला नहीं है अवनीश, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है। हिमंत बिस्व शर्मा इस टाइम असम में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के सर चढ़ कर बोल रहे हैं। हालांकि जो मुद्दे वो उठा रहे हैं, मेरा पर्सनल तौर पर अगर मैं कहूँ तो वो कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत निम्न स्तर के मुद्दे हैं, क्योंकि एक जातीय समाज को वो लोग टारगेट कर रहे हैं। वो टारगेट कर रहे हैं, सीधे सीधे पे कह रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उनके खिलाफ हूं, वो मुझे वोट नहीं देते हैं, और मैं चाहता हूं कि जितने घुसपैठी हैं, जितने मियाँ हैं वहाँ के, जितने मुसलमान हैं, वो असम छोड़कर चले जाए। तो कहीं ना कहीं पार्टियां जान रही हैं इस बात को कि फैक्टर क्या रहने वाला चुनावों में, और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तीनों कहीं ना कहीं जब प्रचार करेंगे तो कहीं ना कहीं इस जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको बढ़ाने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन चुनौती, मैं जैसा फिर कह रहा हूं आपसे, कि इतनी आसान रहने वाली है नहीं कांग्रेस के लिए। सर, असम चुनाव में खूब हिंदू मुसलमान हो रहा है। AIUDF और ओवैसी की पार्टी 30 से 35 सीटों पर जो कहा जा रहा है अकेले चुनाव लड़ेगी, इन सीटों पर जो है कि 35% से अधिक मुस्लिम है, और यहाँ पर अगर ये एक हो जाते तो कांग्रेस को कितना नुकसान आने वाले चुनाव में हो सकता है? देखिए, AIUDF की अपने बात की है, बदरुद्दीन जिसके अध्यक्ष माने जाते हैं, और उनकी जो मुस्लिम आबादी में काफ़ी ज़्यादा पैठ मानी जाती है। AIMIM की अपने बात की है, जिसके अध्यक्ष ओवैसी हैं, और ये दोनों मिलने की बात कही जा रही है कि शायद ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर ये दोनों चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो वोटों का ध्रुवीकरण है वो होना तय है, और वोटों का जो बंटवारा है वो होना तय माना जाएगा। क्योंकि देखिए, ओवैसी को भी एक अपना इस रुतबा है पूरे देश में, जिस तरीके से वो बात करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, सरकार के विरोध में भी बात करते हैं, लेकिन अगर सरकार की कोई अच्छी बात होती है तो उसको वो अप्रेज भी करते हैं। बिल्कुल, उनको अप्रेस भी करते हैं वो। और वहीं AIUDF की अगर बात करें तो हालांकि वो कट्टर मुस्लिम पार्टी माने जाते हैं। बदरुद्दीन जो है तमाम ऐसा बयानात भी करते हैं जो सिर्फ एक समाज के लिए ही माने जाते हैं। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं मुस्लिम समाज की, जो कि बड़ा तबका वहाँ पर माना जाता है, जैसे कि आपने बताया कि 35 से 40 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर सीधे सीधे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ये लोग उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा नुकसान होगा, जो वोट शेयर है वो बटेगा। मान लीजिए अगर कांग्रेस को वहाँ पर 80% वोट पड़ता था किसी सीट पर, अब अगर ये दोनों मिलकर लड़ते हैं, अगर 15 से 20% वोट भी अगर शिफ्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत नुकसान होगा, और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। और बीजेपी जानती है कि क्योंकि मुस्लिम वोट उनको मिलना नहीं है, ऐसे में उनको
जो वोट शेयरिंग है मुसलमानों का वो बंटना ज़रूरी है। और यही कारण है कि अब जब ओवैसी वहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं अपनी पार्टी के साथ, हमने बिहार में देखा है किस तरीके से अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है, 5 सीटें वो जीत कर वहाँ पर आए हैं। अगर उसी तरह का प्रदर्शन वो वहाँ दोहरा देते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किलात हो जाएगी और उसका सबसे ज़्यादा डैमेज जो होगा वो कांग्रेस को ही होगा। बीजेपी असम को मतलब सर साफ पता है कि मुस्लिम वोट नहीं करने वाले बीजेपी को, इसीलिए वो हिंदू मुसलमान करे, जो कट्टर मुस्लिम हो ओवैसी की पार्टी में चले जाएं और इधर उधर बढ़ जाए, जिससे कांग्रेस को सीधे लेकिन तौर पर अवनीश इसमें एक चीज़ नुकसान और हो। समझने वाली, मैं आपको रोक रहा हूँ, जी। माफ़ कीजिएगा, कि देखिए जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि जो विकास का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं गौण हो गया है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो भी किस ट्रैक पे चल रही है, हिंदू मुस्लिम पे चल रही है। AIUDF किस ट्रैक पे चल रही है, मुसलमानों की राजनीति करना चाह रही है। बीजेपी सिर्फ मुसलमानों का नाम लेकर बात करना चाह रही है। लेकिन जो विकास की राजनीति होनी चाहिए, विकास के नाम पर चुनाव होना चाहिए, वो कहीं भी नहीं है अवनीश, जो कि एक सत्ता के लिए अच्छी बात नहीं है और राजनीति के लिए अच्छी बात नहीं है, हमारे संविधान के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि विधानसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जब वहाँ आम जनता के मुद्दों पर बात की जाती है। क्या वाकई में सरकार ने पिछले 5 सालों में विकास किया है, नहीं किया, जनता की बात सुनी नहीं की, उनका जो इनकम है वो बढ़ी है नहीं बढ़ी है, सुविधाएं उनको मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, उस पर बात नहीं हो रही है। बात किस पे हो रही है? हिंदू मुसलमान पर बात हो रही है। सर एक सवाल और है कि हिमंता के कद का कोई नेता है कांग्रेस में जो सामने आकर हिमंता को टक्कर दे सके? जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा है, कट्टर हिंदू छवि वाले नेता बने हुए हैं, तो क्या कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा है? देखिए फिलहाल तो मुझे कोई ऐसा नेता नज़र आता नहीं है कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा को शायद टक्कर दे पाए। हाँ, राजनीति के गर्त में क्या छुपा हुआ किसी को नहीं पता है। हो सकता है कल को कोई ऐसा नेता सामने आए कांग्रेस की तरफ से जो चुनाव लड़कर आए, वो जनता उसको इतना प्यार कर दे, या अगर सरकार बनने की नौबत आती है उसको पार्टी चुन ले। ये कुछ भी कहना मुमकिन है, क्योंकि राजनीति में कोई भी दिन एक जैसा नहीं रहता है। अवनीश, आप समझ के चलिए, किसी ने सोचा नहीं था कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी कांग्रेस के नेता माने जाते थे, बड़े नेता माने जाते, तो बीजेपी में आ जाएंगे और बीजेपी में मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। तो ये भी दिन पलटते हुए टाइम नहीं लगता है। तो ऐसा ही हो सकता है कि कांग्रेस के अंदर भी कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, कोई अगर कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में आती है कि सरकार बनना जाए तो कोई नया चेहरा सामने आए ऐसा कि जो उनके सामने उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन टक्कर का नेता की जैसे कि आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि फिलहाल कोई ऐसा नेता टक्कर का है। देखिए प्रियंका गांधी एक राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हैं वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पूरे देश में प्रचार करते हैं, वो जाते हैं, किसी एक क्षेत्र से नहीं आते, जबकि वो यूपी से आते हैं। प्रियंका गांधी भी यूपी से आती हैं। लेकिन जो गौरव गोगोई हैं वो असम से ही आते हैं, राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनके पिता पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं परिवारवाद उनके साथ जुड़ा हुआ है। और कोई जो भी, अगर ये भी कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो क्या तरुण गोगोई पे, वो गौरव गोगोई पे दाव खेलेगी? देखना दिलचस्प होगा क्या कोई नया चेहरा सामने आएगा। लेकिन जो आप बात कह रहे थे कि क्या हेमंत बिस्वा शर्मा की टक्कर का कोई नेता है, तो फिलहाल तो मुझे ऐसा नजर आता नहीं है। लेकिन हाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी पॉपुलैरिटी को और ज़्यादा बढ़ाने में लगे हुए हैं। जिस तरह के वो बयानबाजी कर रहे हैं, वो जानते हैं कि जो हिंदू समाज का वोट है वहाँ पर और जो दूसरे अन्य समाजों का वोट है जो उनको मिलता है, उसको और मजबूत करना है। मजबूत तभी होगा जब वहाँ का जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है घुसपैठिए का फैक्टर, जो उनकी असम की ज़मीन पर बहुतायत में बस गए हैं, उनको हटाना ज़रूरी है। और मैं इसी सवाल असम पे के आने लोगों वाला को था भी सर। लगता है कि उनका यहाँ से, क्योंकि उनके हिस्से का हक जो हक है उनको नहीं मिल रहा है, उसका हक कौन खा रहा है? घुसपैठिए खा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है और उनके जहन में भी ये बात को बैठी हुई है कि जो दूसरे राज्य, दूसरे देश से आए हुए लोग हैं, ये दूसरे राज्यों से आए हुए लोग हैं जो यहाँ असम में अगर बस गए हैं, कहीं ना कहीं उनका जो हक है वो मार रहे हैं, इसलिए उनका जाना जरूरी है। और हेमंत बिस्वा शर्मा उसी चीज़ को टारगेट भी कर रहे हैं। सर मेरा यही सवाल था कि हर प्रदेश के चुनाव में हिंदू मुसलमान होता ही होता है, लेकिन असम के चुनाव में घुसपैठ, नागरिकता और सांस्कृतिक पहचान का नैरेटिव जो बीजेपी ने सेट किया उसे कांग्रेस कैसे तोड़ पाएगी? देखिए कांग्रेस भी ऐसा नहीं कि संगठन के तौर पे असम में मजबूत नहीं है, कांग्रेस मजबूत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले चुनावों में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं था, कुछ ही मार्जिन से चुनाव वो हारे थे, सरकार बीजेपी बना के ले गई थी। लेकिन अब क्या स्थिति है ज़मीन पर वो असेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी चुनाव उस तरीके से उठा नहीं है, लोगों के बीच जाना शुरू नहीं हुआ है। सिर्फ अभी किस बात पे चर्चा हो रही है? हिंदू मुसलमान को लेकर स्टीयरिंग कमेटी की बैठकें नहीं हुई हैं और ये तय नहीं हो पाया कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, रणनीति क्या होगी चुनावों की, मुद्दे क्या उठाए जाएंगे। लेकिन सिर्फ अभी अपना एक बेस तैयार करने में लगे हुए हैं कांग्रेस पार्टी भी और बीजेपी भी या अन्य दल भी जो हैं। हमने देखा ओवैसी की भी किस तरीके से, जब हेमंत बिस्वा शर्मा ने बयान दिया कि 5 रुपये मांगता 4 रुपये दो, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि 2 रुपये का सिक्का है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी टारगेट करने का प्रयास किया। तो अभी सिर्फ बेस तैयार किया जा रहा है
उसके ऊपर जो इमारत बनेगी राजनीतिक बयानों की, वो कुछ और डिफरेंट होगी मुझे लगता है। शायद हो सकता है कि स्थानीय मुद्दे उठाए जाएं या कुछ दूसरे मुद्दे उठाए जाएं जिसको लेकर जनता के मन में ये आए कि हाँ, ये हमारे हुकूक की बात कर रहे हैं, हमारे अपनेपन की बात कर रहे हैं, हमारे जो राइट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा फिलहाल तो होता नजर आ नहीं रहा है। लेकिन हाँ, तीनों पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ेंगी। जितनी भी पार्टी, तीनों नहीं कहूँगा मैं, तीनों पार्टी प्रमुख जरूर हैं, लेकिन उसके अलावा भी छोटे मोटे दल हैं वहाँ पे। हमें असम गण परिषद को नहीं भूलना चाहिए कि, और वो भी मजबूत संगठन माना जाता है, हालांकि वो बीजेपी के साथ मिलकर पहले भी सरकार में रहे हैं। तो बहुत तरह के समीकरण हैं, बनेंगे, बिगड़ेंगे, और यही राजनीति का एक स्वरूप है। मतलब कि असम का चुनाव जो है कि अब एक विकास की पटरी से उतर करके हिंदू मुसलमान की राजनीति पर आ चुका है और कांग्रेस सूखा खत्म करने के लिए पूरी कोशिश में जुटी है। बीजेपी वहीं सत्ता में काबिज बने रहने के लिए पूरी हथकंडे अपना रही है। शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए और स्टेट मेयर के साथ जुड़ने के लिए। अवनीश।